नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम जो है सामान्य विज्ञान के दोस्तों एक नए प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं। यह दोस्तों प्रैक्टिस सेट 16 है। इससे पहले दोस्तों हमने 15 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जिन्हें आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों आज का सत्र शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे विनम्र आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों आपकी आगामी परीक्षाएं एमपीटीईटी, यूपीटीईटी, एसएससी, बैंक, पुलिस, रेलवे और दोस्तों सभी टीचर्स एग्ज़ाम सभी के लिए दोस्तों एक प्रश्नोत्तरी बहुत ही रामबाण साबित होगी दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों पहला प्रश्न ये दोस्तों सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी है दोस्तों। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, इसमें टेस्ला चुंबकी की इकाई है। दोस्तों बताना टेस्ला जो है किसकी इकाई है। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं दोस्तों टेस्ला में। एक तो दिया क्षेत्र, एक तो दिया प्रेरण, एक दिया दोस्तों संवेग, एक दिया है प्रवाह। तो दोस्तों टेस्ला जो है दोस्तों एक चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। टेस्ला जो है किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र की, दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड की इकाई है। दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा ही इकाई है। निकोल टेस्ला ने दोस्तों 1960 ईस्वी में इसकी जो है दोस्तों खोज की थी। टेस्ला मात्रक की चुंबकीय क्षेत्र की दोस्तों एसआई मात्रक है टेस्ला। इसके बाद दोस्तों अपनी कक्ष में एक उपग्रह के चक्कर लगाता रहता है, तो यह किस कारण से होता है? दोस्तों बताना है। कोई उपग्रह जो है अपनी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, तो उसका जो है किस कारण से ये चक्कर लगाता है? दोस्तों 4 ऑप्शन है। केंद्राभिमुखी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्रीय बल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोई उपग्रह जब कोई वस्तु अपनी वृत्तीय पथ पर घूमती है दोस्तों, तो उसको एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। इस अभिकेंद्र बल को दोस्तों केंद्राभिमुखी बल भी कहा जाता है। तो दोस्तों केंद्राभिमुखी बल के कारण जो उपग्रह जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है दोस्तों, इसको अभिकेंद्र बल भी कहा जाता है। जेट इंजन का आविष्कार दोस्तों किसने किया था? थॉमस सेवरी, माइकल फैराडे, कार्ल बेंज और दोस्तों सर फ्रैंक व्हिटल। तो दोस्तों बताना जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों इसका आविष्कार किया सर फ्रैंक व्हिटल ने दोस्तों इसका आविष्कार किया था। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। दोस्तों ये सर जो फ्रैंक व्हिटल जो है दोस्तों ब्रिटेन की सेना में दोस्तों एयरफोर्स अधिकारी थे। इन्होंने दोस्तों सर्वप्रथम जेट इंजन का आविष्कार किया था। प्रश्न क्रमांक 4 दोस्तों देखते हैं। मानव की विद्युत ऊर्जा में सबसे पुराना रूप है। बताना दोस्तों ऊर्जा का सबसे पुराना स्रोत कौन है? पवन ऊर्जा दोस्तों, ज्वार ऊर्जा, सौर ऊर्जा और दोस्तों भूतापीय ऊर्जा। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है सबसे जो ऊर्जा का जो दोस्तों पुराना स्रोत है वो दोस्तों सौर ऊर्जा। इसका राइट आंसर दोस्तों सी है। इसके बाद दोस्तों 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कंपनी कौन सी है जिसने ट्रांजिस्टर का दोस्तों आविष्कार किया था, रेडियो का आविष्कार किया था? दोस्तों बताना है किसने रेडियो का आविष्कार किया था। दोस्तों वैसे रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी द्वारा किया गया था। आपको याद होगा जी मार्कोनी ने दोस्तों सर्वप्रथम रेडियो का आविष्कार किया था दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों इसमें सोनी कंपनी दिया है, जबकि दोस्तों इसका राइट आंसर है जी मार्कोनी। सौर बैटरियों में प्रयुक्त पदार्थ होता है। बताना दोस्तों सौर बैटरी जो होती हैं उसमें जो पदार्थ इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है? सिलिकॉन का होता है, थैलियम होता है, टिन होता है या सीजियम होता है? तो दोस्तों सौर बैटरियों में दोस्तों जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं दोस्तों वो दोस्तों होता है सिलिकॉन। क्या होता है दोस्तों? सिलिकॉन होता है। ये दोस्तों अर्धचालक होता है सिलिकॉन दोस्तों। ये अर्धचालक है दोस्तों। इसका जो है इसकी चालकता दोस्तों चालक से तो कम होती है परंतु कुचालक से ज़्यादा होती है। और दोस्तों समूह 14 के तत्व जो होते हैं दोस्तों वो अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सभी दोस्तों अर्धचालक पदार्थ हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये है। इसके बाद दोस्तों सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना दोस्तों। लेंस की क्षमता, पृष्ठ तनाव, श्यानता और गुरुत्वीय त्वरण। दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक दोस्तों इसका डायोप्टर होता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। लेंस की क्षमता का मात्रक, पृष्ठ तनाव का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन प्रति मीटर।
श्यानता दोस्तों, श्यानता का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। इसका दोस्तों मात्रक है न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। और दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों 8वां है कूलिज नलिका का प्रयोग दोस्तों किसको क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो जो कूलिज नलिका दोस्तों ट्यूब होती है, इसका उपयोग क्या उत्पन्न करने में किया जाता है। 4 ऑप्शन दिए, सूक्ष्म तरंगें, गामा तरंगें, रेडियो तरंगें और एक्स किरणें। तो दोस्तों कूलिज नलिका का उपयोग दोस्तों एक्स किरणों उत्पन्न करने में किया जाता है। दोस्तों जो एक्स किरणें जो दोस्तों होती है, जब कैथोड किरणें जो है उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु पर गिराती हैं तो दोस्तों एक्स किरणों की दोस्तों उत्पन्न होती हैं। तो उसको याद रखना है दोस्तों, जब कैथोड किरणों को उच्च परमाणु क्रमांक वाली किसी धातु के ऊपर गिराया जाता है तो दोस्तों एक्स किरणों की उत्पत्ति होती है। दोस्तों इनका उपयोग जो है दोस्तों टूटी हड्डियों की जो है को पता लगाने में किया जाता है दोस्तों, और इनका दूसरा उपयोग किया जाता है दोस्तों कैंसर के उपचार में। ये दोस्तों एक्स किरणों का प्रमुख उपयोग है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किसमें निम्नतापी इंजन निम्नलिखित में से निम्नतापी इंजनों का प्रयोग किया जाता है। बताना दोस्तों, रॉकेट में अति चालकता में शोध, तुषारहीन रेफ्रिजरेटर, अंतः समुद्री नोदक। तो दोस्तों बताना किसमें निम्नतापी दोस्तों इंजनों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों रॉकेट में जो है निम्नतापी इंजन का प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर दोस्तों ये है। इसके बाद तो प्रश्न क्रमांक दोस्तों 10वां देखते हैं। 10वें में क्या पूछा गया है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा, वातावरण के अंदर क्षैतिज ऊष्मा का जो अंतरण होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों। बताना दोस्तों, अभिवहन, चालन, संवहन और दोस्तों अवशोषण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों संवहन होता है। दोस्तों ऊष्मा का संचरण दोस्तों 3 विधियों द्वारा होता है, चालन, संवहन और विकिरण। ये आपके तो सूर्य का प्रकाश दोस्तों जो पृथ्वी तक आता है वो विकिरण विधि द्वारा आता है। इसको भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से दृष्टिभ्रम कौन सा है। भूदीप्ति, प्रभाव मंडल, मरीचिका और दोस्तों इंद्रधनुष। तो दोस्तों दृष्टिभ्रम जो है दोस्तों मरीचिका कहलाती है। इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों मरीचिका में क्या होता है दोस्तों, वायुमंडल के द्वारा प्रकाश किरणों के अपवर्तन से दोस्तों दृष्टि का भ्रम हो जाता है। इसे दोस्तों मरीचिका कहा जाता है। ये दोस्तों रेगिस्तान वगैरह में इसको दृष्टिभ्रम को आप देख सकते हैं। विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते हैं विद्युत परिपथ में। तो दोस्तों फ्यूज तार का प्रयोग करते हैं, चालक का प्रयोग करते हैं, ग्रिड का प्रयोग करते हैं, या दोस्तों हब का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों विद्युत करंट को सीमित करने के लिए दोस्तों फ्यूज तार का प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों, और ये टंगस्टन का बनाया जाता है। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है दोस्तों। ध्वनि का तारतम्य 4 ऑप्शन है, तीव्रता, वेग, आयाम और दोस्तों आवृत्ति। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो ध्वनि का तारतम्य होता है दोस्तों वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। आवृत्ति अधिक होने पर दोस्तों तारतम्य का मान दोस्तों बढ़ जाता है, और आवृत्ति कम होने पर तारतम्य का मान घट जाता है। एक बार किसके बराबर होता है दोस्तों। बताना, एक बार दोस्तों वायुमंडल की इकाई है। इसको आप अच्छी तरह जान लें। बार वायुमंडल की इकाई है। एक बार कितने के बराबर होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है तो जो एक बार होता है वो 10 की घात दोस्तों 5 पास्कल के बराबर होता है। किसके बाद 10 की घात 5 पास्कल। इसका राइट आंसर दोस्तों 14 का दोस्तों डी है। इसके बाद दोस्तों 15वां है, खगोल भौतिकों में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया। तो दोस्तों जो ओजोन होल कहा जाता है, एस्टेरॉयड बेल्ट, वाइट होल या ब्लैक होल। तो दोस्तों बताना है इसका क्या नाम है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है वाइट होल। इसको वाइट होल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों 16वां बताना है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 और मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट। इन दोनों को सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। दोस्तों पोटेशियम जो ब्रोमाइड होता है दोस्तों इसका उपयोग दोस्तों हम करते हैं फोटोग्राफी में दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है दोस्तों पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग दोस्तों बारूद बनाने में किया जाता है। ये विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद दोस्तों पोटेशियम सल्फेट, इसका उपयोग दोस्तों उर्वरक खाद बनाने में किया जाता है। और दोस्तों मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का उपयोग दोस्तों बेकरी में किया जाता है। इसके बाद दोस्तों मूत्रालय के पास नाक में चुभने वाली दोस्तों बताना है जो
गंध का कारण क्या है? मूत्रालय के पास नाक में चुभने वाली गंध का कारण है दोस्तों अमोनिया, यूरिया, क्लोरीन और दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों जो मूत्रालय के पास जो नाक में चुभने वाली जो गंध है दोस्तों, उसका प्रमुख कारण है अमोनिया। अमोनिया का सूत्र दोस्तों होता है NH3। दोस्तों ये गंध, इसकी गंध दोस्तों बहुत ही तीक्ष्ण गंध होती है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। दोस्तों अमोनिया का निर्माण हैबर प्रोसेस द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में तो कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है? बताना दोस्तों, सुपर फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, यूरिया और दोस्तों सोडियम फास्फेट। तो दोस्तों बताना कौन सा जो है उर्वरक नहीं है? तो दोस्तों सुपर फास्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट और दोस्तों यूरिया, ये सभी दोस्तों उर्वरक हैं, जबकि दोस्तों सोडियम फास्फेट जो है उर्वरक के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। उर्वरक दोस्तों वे पदार्थ होते हैं दोस्तों जो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, मिट्टी में दोस्तों उपजाऊपन को बढ़ाते हैं, वो दोस्तों उर्वरक कहलाते हैं। काट स्प्रेड क्या होती है दोस्तों? बताना, प्रोपिल अल्कोहल है या दोस्तों ब्यूटिल अल्कोहल है या मेथिल अल्कोहल है या एथिल अल्कोहल। तो दोस्तों कास्ट स्प्रेड बताना है दोस्तों क्या होती है। तो दोस्तों जो कास्ट स्प्रेड होती है दोस्तों, ये मेथिल अल्कोहल होती है, इसका सूत्र होता है दोस्तों CH3OH दोस्तों। और दोस्तों इसको बनाने के लिए दोस्तों लकड़ी का जो है भंजक आसवन किया जाता है, जिससे दोस्तों ये जो है प्राप्त होती है दोस्तों कास्ट स्प्रेड। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20वां देखते हैं। 20वां में क्या पूछा है? प्रश्न क्रमांक 20वां में पूछा गया रेडियो कार्बन काल निर्धारण जिसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों रेडियो कार्बन जो काल निर्धारण है, किसकी आयु का आकलन करने के लिए किया जाता है? दोस्तों ये जो है आयु का दोस्तों स्मारक, जीवाश्म, चट्टानें और दोस्तों मृदा। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो रेडियो कार्बन काल निर्धारण है दोस्तों, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसमें दोस्तों कार्बन का जो है समस्थानिक होता है दोस्तों, कार्बन 614 का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। ये रेडियोधर्मी समस्थानिक दोस्तों कार्बन का C614 ये समस्थानिक दोस्तों, इसका उपयोग दोस्तों कार्बन डेटिंग या दोस्तों आयु ज्ञात करने के लिए दोस्तों, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए दोस्तों कार्बन का समस्थानिक 614 परमाणु क्रमांक 6 होता है दोस्तों, और परमाणु भार क्या होता है? 14 होता है। ये रेडियोधर्मी समस्थानिक है, इसका उपयोग दोस्तों जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। उपचयन ऑक्सीकरण में क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीकरण की क्रिया में क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन ये, किसी पदार्थ में धन विद्युतीय तत्व जोड़ा जाता है, धन विद्युतीय तत्व का अनुपात बढ़ता है, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित होती है। तो दोस्तों उपचयन ऑक्सीकरण दोस्तों एक ऐसी प्रोसेस होती है दोस्तों, जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और हाइड्रोजन दोस्तों क्या होती है? विस्थापित होती है, हाइड्रोजन में कमी होती है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का विस्थापन दोस्तों ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन क्रिया में होता है। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, केवल 2, अर्थात इसके किसी पदार्थ में हाइड्रोजन विस्थापित होती है या हाइड्रोजन में कमी होती है। इसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से अश्रु गैस कौन सी है दोस्तों? बताना है, क्लोरोपिक्रिन, ईथर, एथेनॉल और एथेन। तो दोस्तों बताना कौन सी टीयर गैस या अश्रु गैस कही जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों क्लोरोपिक्रिन को दोस्तों अश्रु गैस या आंसू गैस के नाम से दोस्तों जाना जाता है, इसको आप अच्छी तरह से जान। दोस्तों ये गैस जो है, इसका गैस का उपयोग अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए दोस्तों इस गैस के गोले छोड़े जाते हैं। ये दोस्तों क्लोरोपिक्रिन गैस है और इसको टीयर गैस के नाम से जाना जाता है। खट्टे फलों में होता है दोस्तों, बताना, लैक्टिकम, ऑक्जेलिकम, एस्टिकम और दोस्तों साइट्रिकम। तो दोस्तों जैसा कि पता है खट्टे फलों में दोस्तों साइट्रिकम होता है, इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। किसी द्रव के बारे में उबल गया तब क्या कहते हैं? तो दोस्तों उबलना दोस्तों क्वथनांक कहलाता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव जो है दोस्तों जिसका दाब दोस्तों वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है दोस्तों, वह दोस्तों क्वथनांक कहलाता है। तो दोस्तों इसमें 24 का जो राइट आंसर दोस्तों, क्वथनांक वह ताप होता है जिस पर किसी द्रव का जो वाष्प दाब है दोस्तों वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ए है कि वाष्प दाब जो है परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है, इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको याद रखना क्वथनांक वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का
दोस्तों बताना एक रूप नहीं है, हेमेटाइट, ग्रेफाइट, चारकोल और काजल। तो दोस्तों बताना कार्बन का जो कौन सा जो है दोस्तों एक रूप नहीं है, अपर रूप नहीं है। तो दोस्तों ग्रेफाइट, चारकोल और काजल तीनों दोस्तों कार्बन के अपर रूप हैं दोस्तों, जबकि हेमेटाइट जो है ये दोस्तों लोहे का अयस्क है और इसका सूत्र होता है दोस्तों Fe2O3। इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, इसका सूत्र होता है Fe2O3। ये दोस्तों हेमेटाइट है। और इसके दोस्तों और लोहे के जो अयस्क है और अयस्क हैं दोस्तों हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये दोस्तों लोहे की अयस्क हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों हेमेटाइट है। हेमेटाइट जो है कार्बन का एक रूप नहीं है, जबकि ग्रेफाइट और चारकोल और काजल तीनों दोस्तों कार्बन के अपर रूप हैं। तो दोस्तों ये थी टॉप 25 क्वेश्चन की प्रश्नोत्तरी। आई होप यू दोस्तों ये प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। दोस्तों आपसे एक बार पुनः निवेदन है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें दोस्तों, और इस प्रश्नोत्तरी को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।